नमस्कार। आपका दोस्त अशोक पांडे अनहद एक बार फिर आपके पास आपके साथ और चर्चा होगी नेताजी की ब्रिटेन से वापसी के बाद राजनीति में उन्होंने प्रवेश कैसे किया और क्या गतिविधियां रहीं शुरुआती। तो 22 अप्रैल 1921 को उन्होंने आईसीएस से त्यागपत्र दिया था ब्रिटेन में। 8 महीने की तैयारी के उपरांत वह आईसीएस की परीक्षा में बैठे और समस्त प्रतिभागियों में चौथे क्रमांक पर उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया और भारत मामलों के मंत्री को 22 अप्रैल 1921 को वहीं लंदन में ही त्यागपत्र सौंप दिया और 2-2.5 महीने बाद 16 जुलाई 1921 को पहुंच गए भारत की धरती पर। यहाँ आए और यहाँ आने के उपरांत सीधे महात्मा गांधी जी से जाकर मिले। महात्मा गांधी से मिलने के उपरांत कलकत्ता अपने गृहनगर आए। वहाँ के बड़े नेता देशबंधु चित्तरंजन दास जी से मिले। वही चित्तरंजन दास जी जो नेताजी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं। नेताजी ने उनसे बहुत कुछ सीखा। सुभाष चंद्र बोस जी ने उनके साथ जेल में रहे और वहीं पर वह उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने चित्तरंजन दास जी को अपना राजनीतिक गुरु माना। आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत ये अपनी योग्यता कहीं सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में बैठ गया था कि ये व्यक्ति कितना योग्य व्यक्ति है। गांधी जी उनसे मिलकर बहुत प्रभावित हुए थे। देशबंधु चित्तरंजन दास जी से जब पहली मुलाकात हुई, वो भी नेताजी की योग्यता, इनकी वार्ता शैली से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने नेशनल कॉलेज में, नेशनल विद्यालय में नेताजी को प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त किया। देशबंधु चित्तरंजन दास जी उस समय कलकत्ता कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे। कलकत्ता क्या बल्कि बंगाल कह लें। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को अपने विद्यालय का प्रिंसिपल नियुक्त करने के साथ ही साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राष्ट्रीय सेवा दल का प्रचार प्रमुख भी नियुक्त किया। नेताजी तो वह बाद में कहे गए। जर्मनी में जब थे वहाँ उन्हें नेताजी की उपाधि मिली थी। युवा वर्ग सुभाष चंद्र बोस जी के आगमन से बहुत ही उत्साहित था, प्रोत्साहित था और नेताजी को भी ये जो दायित्व मिले कांग्रेस कमेटी में, राष्ट्रीय सेवा दल में, साथ ही विद्यालय के प्रिंसिपल के रूप में, उनको भी एक अच्छा अवसर मिला युवा वर्ग में राष्ट्रीय भक्त की भावना जगाने का। मैंने बताया कि देशबंधु चित्तरंजन दास जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और उनकी पत्नी श्रीमती वासंती देवी नेताजी को अपने पुत्र की तरह प्यार करती थी, स्नेह देती थी। 1921 में ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन सुनिश्चित हुआ, जिसका पूरे भारत में विरोध शुरू हुआ और इस विरोध आंदोलन की वागडोर देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने नेताजी को सौंपी। हजारों हजार युवक युवतियों की गिरफ्तारी प्रारंभ हुई। इसमें सुभाष चंद्र बोस जी और बंगाल प्रदेश कमेटी
के अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास जी भी गिरफ्तार हुए। दोनों ही गुरु और शिष्य जेल में डाल दिए गए। 6 महीने की सजा सुनाई गई दोनों को। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस जी को देशबंधु चित्तरंजन दास जी को खूब अच्छी तरह से समझने का मौका मिला। 6 महीने जेल में उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए इन्होंने उनसे बहुत कुछ जाना। मैंने जैसा कि बताया कि ICS जैसी परीक्षा को उस समय मात्र 8 महीने की पढ़ाई करने के उपरांत चौथे क्रमांक पर उत्तीर्ण कर लेना, ये एक तीव्र बौद्धिक क्षमता का परिचायक था। नेताजी की बौद्धिक क्षमता के बारे में किसी को संशय नहीं रह गया था। इसलिए निसंदेह, बिना हिचके, निसंकोच देशबंधु चित्तरंजन दास जी सुभाष चंद्र बोस जी का उपयोग जब जहाँ जैसे समझते हुए करते थे। बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां देने में वो हिचकते नहीं थे नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस जी को। उन्होंने इन्हें पुनः जिम्मेदारियां सौंपी। वो थीं प्रेस से संबंधित। 1921 में बांग्लार कथा, 1922 में आत्मशक्ति तथा 1923 में फॉरवर्ड जैसे पत्रों के संपादकत्व का कार्यभार उन्हें सौंपा गया। सितंबर 1922 में बंगाल के कुछ जिलों में भयंकर बाढ़ आई। इसमें सुभाष चंद्र बोस जी अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रमुख के रूप में नेतृत्व करते हुए जनता को राहत प्रदान कर रहे थे। उनका कार्य बहुत ही सराहनीय रहा, जिसके चलते कांग्रेस की लोकप्रियता बंगाल में दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। उस समय कहते हैं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष तथा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर के भी अध्यक्ष नियुक्त हुए था 1923। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को बंगाल कांग्रेस कमेटी का प्रदेश महासचिव भी नियुक्त किया गया। 1924 में जब देशबंधु चित्तरंजन दास जी कलकत्ता के महापौर नियुक्त हुए तो उनके आग्रह पर सुभाष चंद्र बोस जी को कलकत्ता नगर निगम का कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त किया गया। दोनों गुरु और शिष्य के नेतृत्व में कलकत्ता में अनेक क्रांतिकारी कार्य हुए। और एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता दें कि सुभाष चंद्र बोस जी उस समय भी, उनके तो मन में था ना कि देश की सेवा करनी है, भारत माता के लिए जीना है, भारत माता के लिए मरना है। वो जो वेतन निर्धारित था वो पूरा वेतन भी नहीं लेते थे, आधा वेतन ही लिया करते थे अपने गुजर बसर मात्र भर को। देशबंधु जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अंग्रेज परेशान हुए। वहाँ कलकत्ता का जो तत्कालीन पुलिस कमिश्नर था उसने 25 अक्टूबर 1924 को नेताजी को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के उपरांत 2-4 महीने नहीं, 3 साल नेताजी जेल में रहे अपने कई सहयोगियों के साथ। कोई मुकदमा भी नहीं चलाया गया। अंततः बर्मा की मांडले जेल में उन्हें भेज दिया गया। मांडले जेल जो कि बड़ी ही उस समय की खराब जेल मानी जाती थी, जहाँ बिच्छू और सांप घूमा करते थे, निकला करते थे। छोटी छोटी कोठरियाँ थीं कच्ची। वहाँ दुर्गा पूजा का समय था। अपने साथियों के साथ उन्होंने भूख हड़ताल की दुर्गा पूजन मनाने हेतु। जेल के अंदर 15 दिन की भूख हड़ताल उन्होंने की थी।
पहले तो बड़ा टाल मटोल हुआ सरकार के द्वारा, लेकिन बाद में वो समझ गए कि ये सुभाष चंद्र बोस हैं, बिना इनकी मांगे माने गुजारा नहीं है हमारा भी, और उन्होंने अंततः मांगे मानी। भूख हड़ताल और जेल का वातावरण, नेताजी का स्वास्थ्य गिरता गया और मई 1927 में उन्हें जेल से छोड़ा गया। 1927 में बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। ये उत्तरार्ध का समय रहा 1927 का अंत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में था, कलकत्ता में ही। और इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी अपनी तेज तर्रार गतिविधियों और कार्यों के चलते युवाओं के प्रवक्ता बनकर उभरे। ये माना जाने लगा कि बंगाल का और भारत का एक युवा शेर भारतीय क्षितिज पर सूर्य की भांति दैदीप्यमान होकर चमकने वाला है, विश्व को प्रभावित करने वाला है। उन्होंने उस समय कांग्रेस कमेटी की एक वॉलंटियर कोर बनाई, अर्धसैनिक बलों की तर्ज पर उसको प्रशिक्षित किया, उनकी वर्दी निर्धारित की। आप देखिए, आज़ाद हिंद फौज ऐसे ही नहीं इन्होंने गठित कर ली थी, या आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर ऐसे ही नहीं बन गए थे। ये प्रयोग यहाँ से शुरू होता है। 1928 में कांग्रेस कमेटी के युवाओं की एक इन्होंने कोर बनाई जो अर्धसैनिक बलों की तर्ज पर था, जो बावर्दी दुरुस्त थे, और उसके कमांडिंग ऑफिसर आप स्वयं थे। इसमें घुड़सवार यूनिट, मोटरसाइकिल यूनिट, महिला यूनिट, ये सभी थीं। इन्होंने इन टुकड़ियों को पूर्ण प्रशिक्षित किया। जनरल कमांडिंग ऑफिसर के रूप में घोड़े पर सवार होकर इन्होंने सलामी ली। देश के युवाओं में इस तरह से इन्होंने एक अनुशासन का नया अध्याय शुरू किया। यहाँ पर उन्होंने संपूर्ण स्वाधीनता की बात की। डोमेनियन स्टेट या अंग्रेजों की कृपा पर निर्भर होकर आधी अधूरी आज़ादी के पक्ष में ये वहीं से नहीं थे। यानी वो था दौर 1928 का। इनकी दृष्टि में भारत को संपूर्ण स्वराज्य चाहिए था, संपूर्ण स्वाधीनता मिलनी चाहिए थी, और जो कि उचित भी था। इसी बीच एक घटना घटती है। लाहौर षड्यंत्र केस के एक अभियुक्त बंगाल के जतीन्द्र नाथ जी की जेल में ही मृत्यु हो जाती है। जतीन्द्र नाथ जी ने जेल में अनशन किया था, परिणाम स्वरूप वह मृत्यु का वरण करते हैं। इस प्रकार जतीन्द्र नाथ जी को शहादत प्राप्त होती है और उनकी अंत्येष्टि का जिम्मा आगे बढ़कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने हाथ में लेते हैं। इस घटना से बंगाल और भारत के युवाओं में नेताजी के प्रति एक अलग विश्वास बनता है और इनके प्रति युवाओं में प्यार उमड़ता है, इनके प्रति श्रद्धा उमड़ती है। इनका नेतृत्व स्वतः स्वीकार करते जाते हैं सभी भारतवासी। मजदूर संघ के कुछ नेताओं पर मेरठ षड्यंत्र केस में मुकदमा चलाया जाता है। वहाँ भी सुभाष चंद्र बोस जी इन सभी अभियुक्तों की, बंदियों की अपने स्तर से जमकर पैरवी करते हैं, उनका साथ देते हैं। इस प्रकार
हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रवैया जो था स्वतंत्रता आंदोलन में, नरम पंथ की बजाय गरम पंथी था, जिसके बिना आज़ादी मिलना भी असंभव कार्य था। तो मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। बाकी आगे की चर्चा फिर किसी वीडियो में करेंगे, अन्यथा वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।